Hello students, Parveen Sharma here. All you are welcome in Commerce Law with Parveen Sharma. देखिए बेटा, आज मैं आपको रिटायरमेंट का चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि रिटायरमेंट कोई भी पार्टनर है वो ले सकता है अपनी मर्जी से, या फिर एक फिक्स टाइम जो है वो आने पर वो रिटायरमेंट फर्म से ले सकता है। लेकिन रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो जब चाहे तभी चल दे फर्म को छोड़ करके, ऐसा नहीं है। उसको एक एडवांस में जो है एक रिटर्न, जिसको नोटिस कहते हैं, वो फर्म को देना पड़ता है। एक नोटिस देने के बाद वो सेवानिवृत्ति ले सकता है। और जैसे ही कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद जो ऑलरेडी फर्म होती है उसका एंड हो जाता है स्टूडेंट्स। और फिर जो बाकी साझेदार, रिटायर होने वाले साझेदार के अलावा जो शेष साझेदार होते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं, उनके बीच में एक नई फर्म बनती है। यानी ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है बेटा। और रिकॉन्स्टिट्यूशन की एक वजह भी है ये कि रिटायरमेंट के कारण भी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के समय उसको क्या दिया जाता है? क्या वो वैसे ही चला जाता है फर्म को छोड़ करके? नहीं। जब वो बेटा फर्म को छोड़ करके जाता है तो कुछ ऐसी चीज़ें जिनका हिसाब किताब करना उसकी रिटायरमेंट के टाइम बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो उसका कैपिटल का हिस्सा उसको दिया जाता है। जो कैपिटल उसने बिजनेस में लगाई हुई है वो कैपिटल उसको वापस की जाती है, हिज शेयर ऑफ कैपिटल। दूसरे नंबर पे हिज शेयर ऑफ गुडविल। आज तक जो बिजनेस चल रहा है उसकी रेपुटेशन की वैल्यू क्या है, उसकी गुडविल की वैल्यू क्या है। जितनी उसकी गुडविल बनती है फर्म की, उसमें उसका हिस्सा जो है वो उसको दिया जाता है, हिज शेयर ऑफ गुडविल। उसके बाद हिज शेयर इन रिजर्व्स। फर्म के पास जो रिजर्व्स पड़े हैं वो कमाए हुए पैसे में से पड़े हैं, प्रॉफिट में से बने हुए रिजर्व्स पड़े हैं। उन रिजर्व्स में उनका उसका जो हिस्सा है रिटायरिंग पार्टनर का वो दिया जाता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में उसको शेयर दिया जाता है। अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं तब भी उसका हिसाब किताब करके उसके अकाउंट को डेबिट किया जाता है फिर उससे। ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज करके अगर प्रॉफिट है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, और अगर लॉस है तो उसको डेबिट किया जाता है। यानी हिज शेयर इन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। लास्ट में है बेटा, अब देखिए इसका जो है रीवैल्यूएशन के बाद लास्ट में एक कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक आता है कि भी कोई बात नहीं, लेकिन यहां तक उसको जो चीजें दी जाती हैं उसके बाद देखना ये है कि भी जब जो नया साझेदार है वो फर्म को छोड़ करके जाता है तो कौन कौन सी जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम है हिसाब करते वक्त वो बिजनेस को फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या करना पड़ता है? सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इसमें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है बेटा, ये नंबर 2 पे बनता है। सबसे पहले नंबर पे है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। नंबर 1 पे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। नंबर 2 पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और नंबर 3 पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। चौथे नंबर पे बेटा आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड
लाइबिलिटीज। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी का समायोजन। देखो, यानी मैं समझाना चाहता हूं कि ए रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट द फॉलोइंग। एक जो रिटायरिंग पार्टनर है बेटा, उसको क्या क्या चीजें दी जाती हैं जब वो जाता है। सबसे पहले हिज शेयर ऑफ कैपिटल, उसका पूंजी का हिस्सा। दूसरे नंबर पे हिज शेयर इन गुडविल, गुडविल में हिस्सा। तीसरे नंबर पे हिज शेयर इन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। चौथे नंबर पे बेटा मेरा हिज शेयर इन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आ गया। हिज शेयर इन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इन सब चीजों में जो उसका हिस्सा बनता है बेटा, वो दिया जाएगा। और 5वें नंबर पे क्या प्रॉब्लम आती है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की जाती है। जो ऑलरेडी बचेंगे साझेदार से साझेदार जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उनके बीच में पूंजी का समायोजन किया जाता है। तो अब हम 1 बाय 1 करके इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो करेंगे, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करेंगे। उसके बाद एक चीज इसके अंदर और बेटा रहती है, यहाँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से ऊपर है, ये 6ठे नंबर पे आएगा। 5वें नंबर पे है पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट भी की जाती है। तो देखिए बेटा, इससे आगे जो है सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में जानेंगे। सपोज ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:1। देखो, व्हेन बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, अगर फर्म में से बी रिटायर होता है तो देन न्यू रेशो विल बी 3:1। यानी ये 3 है और ये 1 है। क्या हुआ, 3:1। और अगर बी की बजाय, सपोज बी की बजाय सी रिटायर हो जाता है, तो अगर सी रिटायर हो जाता है तो देन न्यू रेशो विल बी, सी रिटायर हो गया 3:2, इसको छोड़ दिया हमने, ये न्यू रेशो हो गया। और अगर ए रिटायर हो जाता है तो देन न्यू रेशो विल बी क्या रहेगा बेटा, 2:1। तो लीजिए बेटा, एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का एक न्यूमेरिकल आपको डिस्कस करवाते हैं। तो उसमें ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म इन द रेशो ऑफ 5:3। B retired from the firm. B retired from the firm and his share was equally divided by A and C. तो so calculate the न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये न्यूमेरिकल है बेटा। तो अब देखिए कि जो बी का शेयर है, बी शेयर विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड सी। क्या है, बी शेयर विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड सी इन द रेशो ऑफ 1:1। उसके बाद ए विल गेन
ए कितना गेन करेगा बेटा? जो बी है, देखिए ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी है, ये पार्टनर सी है। बी का हिस्सा कितना है? 4/12, तो उसका आधा यानी हाफ ओ 4/12, तो कितना आया? ये 4/24, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया है? ये 2 दूनी 4 और ये आ गया 12 दूनी 24, 2/12। तो एज न्यू शेयर इज इक्वल टू, ए का अपना हिस्सा कितना था बिजनेस में? 5/12 और 2/12 उसको और मिल गया, तो ये कितना हो गया? 7/12। उसके बाद सी विल गेन। अब सी कितना गेन करेगा? सेम, हाफ ऑफ 4/12 यानी 2/12। तो देन सीज न्यू शेयर, सी का नया हिस्सा कितना हुआ बेटा? सी का अपना हिस्सा कितना था? 3/12 प्लस 2/12, तो ये हो गया 5/12, ये इसका हो गया। तो ये ए है, ये सी है। 7/12 और 5/12 यानी 7:5 जो है, ये क्या रहेगा बेटा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम उठाते हैं। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म in the ratio of 5:3. C retired from the firm, उसमें B रिटायर हुआ था, इसमें C रिटायर हुआ है। and his share was taken by A and B in the ratio of 3:2. तो then calculate the new profit sharing ratio. तो C's share will be divided by A and B in the ratio of 3:2. तो then A will gain, A को क्या मिलेगा बेटा? अब देखियो, जो ये ए बी एंड सी, जो सी का शेयर है बेटा वो कितना है? ये 3/12 है, और ये यानी 3/5 ऑफ 3/12, ये ए गेन करेगा। एंड बी विल गेन, बी कितना करेगा? बी कितना करेगा बेटा? 2/5 ऑफ 3/12। तो देखिए इसने, ये 9 हो गया 9/60, और ये कितना हो गया? 6/60। तो यहाँ पर 3 तिये 9, 3 दूनी 6, ये 20 आ गया, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी 3/20 और ये 2/20, ये इन्होंने गेन किया है। तो देन एज न्यू शेयर, ए का नया हिस्सा कितना बना बेटा? ए का अपना हिस्सा कितना है फर्म में? 5/12 है। कितना हिस्सा है? 5/12। तो 3/20 उसको यहां से मिल गया, ठीक है बेटा। तो अब देखिए 60 LCM आ गया, 12 पंजे 60, ये 25 आ गया, और 20 तिये 60, ये 9 आ गया। यहाँ पर 34/60। उसके बाद देखिए बीज न्यू शेयर, बी का नया हिस्सा, देखिए बी का अपना हिस्सा कितना था फर्म में? 4/12, और उसको मिला कितना है? 2/20। तो यही रहा, 60 LCM आ गया, तो 12 पंजे 60, 5 चौक 20,
यहाँ पर 20 दिए 60, 3 दूनी 6, 26/60 आ गया। कितना आ गया बेटा? 26/60। यानी देखिए ये ए है ये बी है, ये 34/60, ये 26/60, यानी 34:26 जो है, जिसको कहते हैं 17:13 जो है, ये न्यू रेशो आपका कैलकुलेशन करने के बाद आया है बेटा। तो इस प्रकार से आपने न्यू रेशो कैलकुलेट करना है रिटायरमेंट के चैप्टर में। तो न्यू रेशो कैलकुलेट करने के बाद बेटा अगली कैलकुलेशन आएगी, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो तो बेटा आपको सिंपली कैलकुलेट करना है। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या रहेगा? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी न्यूमेरिकल आप उठा सकते हो जिसके अंदर आपको गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है। तो उसमें गेनिंग रेशो में बेटा पहले यही बात देखनी है आपको। सपोज ए और बी पार्टनर है, सपोज ए और बी पार्टनर हैं, रेशो सबसे पहले जो है ए बी सी पार्टनर थे। पार्टनर कौन थे? ए बी सी थे, और उनके बीच में बेटा रेशो था 4:3:2। लेकिन फिर ये कहते हैं कि भाई ए की रिटायरमेंट हो गई फर्म से, ए रिटायर हो गया, तो फर्म में जो न्यू रेशो बना बेटा, रेशो अब देखो ए रिटायर होने से, and it is decided that profit sharing ratio will be between B and C will be same as existing between A and B। यानी रेशो बिटवीन ए एंड बी, ये कह रहे हैं कि भाई ए और बी के अंदर जो रेशो है ना, जो ए और बी के अंदर रेशो है 4:3, तो ए के जाने के बाद बी और सी के बीच में रेशो क्या रहेगा? 4:3 रहेगा। ये स्टेटमेंट में हमें बताया जा रहा है कि भी रेशो 4:3 रहेगा न्यू रेशो। अब देखिए गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है, तो गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो देन बी गेन्स। अब बी गेन करेगा बेटा, बी का अपना हिस्सा देखो, बी ने कितना गेन किया? 4/7 माइनस 3/9, यानी 15/63। फिर उसके बाद सीज गेन, सी ने कितना गेन किया? 3/7। ये 3/7 बेटा किसका हिस्सा है? 3/7 ध्यान रखें, -2/9। तो यहां पर इसने 13/63, यानी कहने का मतलब ये है कि ये 15/63 और 13/63, यानी 15:13 जो है, ये क्या आ गया हमारे पास? गेनिंग रेशो आ गया बेटा। तो इस प्रकार से आपने गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है। अब गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने के बाद अगली जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम आई थी हमारे पास, वो किस चीज़ की आई थी? सेकंड नंबर पे था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखिए बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जब आप करोगे तो ध्यान रखना है कि भी जो जाने वाला साझेदार है उसको गुडविल का हिस्सा देके भेजेंगे। तो इसमें क्या होगा? जर्नल एंट्री रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स विल बी डेबिटेड in gaining ratio and retiring partners capital account will be credited by his share of goodwill, इसका गुडविल का हिस्सा। ठीक है ना? यानी ध्यान रखें कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, सपोज ए बी और सी पार्टनर हैं, बी की रिटायरमेंट हो गई, तो जर्नल एंट्री हमारी क्या बनेगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब बी का गुडविल का हिस्सा, मान लिया बी का गुडविल का हिस्सा 20,000 है, और देखिए अब 20,000 है, सपोज जो गेनिंग रेशो है वो 1/1 है, इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10,000 और 10,000 आ जाएगा बेटा। तो इस प्रकार से आपको गुडविल की एंट्री करनी है। दूसरा, when goodwill already existed in the books, अगर गुडविल बेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है बुक्स में तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या है, वही है पुराने साझेदार। अब वहां तो पुराने साझेदार ज्यादा हो जाते थे, देखिए अब यहाँ क्या है, पुराने साझेदार कौन है, ए बी सी तीनों हैं। तो यहाँ जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पुरानी गुडविल है ये जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में होती है। तो कौन सा रेशो आएगा बेटा, यहाँ ओल्ड रेशो आएगा। कौन सा रेशो आएगा, ओल्ड रेशो। यानी जर्नल एंट्री हमारी क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है ना, पुरानी ओल्ड गुडविल आ जाएगी, और यहां पर कौन सा रेशो आ जाएगा, ओल्ड रेशो आ जाएगा बेटा। तो इस प्रकार से आपको स्टूडेंट्स गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के बाद अगली जो आपके पास प्रॉब्लम आएगी इस चैप्टर के अंदर, वो आएगी बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये आएगा बेटा। अब रिजर्व्स का बिल्कुल वही एज इट इज जैसे पहले करते थे, क्या, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। रिजर्व को किसमें डेबिट करना, रिजर्व को डेबिट करना है और बांटना किसमें, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में बेटा, ओल्ड रेशो में। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में बांटना है। ऐसे ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशो आएगा बेटा, ओल्ड रेशो आएगा। उसके बाद एक्यूमुलेटेड लॉस के लिए, एक्यूमुलेटेड लॉस के लिए क्या आएगा बेटा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक है ना, यानी यहां पर रिजर्व की एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व फंड दिया है, डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशो, ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स। यहां पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशो, ओल्ड रेशो। और यहां पर क्या आ जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। ये कौन से रेशो में डेबिट होंगे बेटा, ओल्ड रेशो में। यानी एक्यूमुलेटेड लॉस डिवाइडेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। इस प्रकार से आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज गिवन इन द स्टेटमेंट, तो आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए वही चीजें ध्यान रखनी है जो पहले से आपको अच्छे से स्टूडेंट्स
समझाई गई थी। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के लिए बचता है वो बचता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का और पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर का। उसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स के साथ आपको अच्छे से करवाया जाएगा। तो आज का लेक्चर जो है मैं यहीं पर इसी टॉपिक के साथ ऑफ करता हूं और आगे का जो लेक्चर है वो रीवैल्यूएशन और जो है पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर पे रहेगा। थैंक यू ऑल।